प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल शिवकुल एक मंच पर। आज हम ज्योग्राफी की सीरीज़ में आज दूसरा कॉन्टिनेंट आगे बढ़ाएंगे जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे और वो कॉन्टिनेंट है आज का हमारा दक्षिण अमेरिका के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं दक्षिण अमेरिका की, साउथ अमेरिका। आप जानते हैं जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका चौथा सबसे बड़ा देश है। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका एरिया आपका कितना है, तो इसका जो आपका एरिया है वो आपका 1781900 किलोमीटर स्क्वायर इतना एरिया है, जबकि इसकी पॉपुलेशन लगभग 37 करोड़ के आसपास है। ओनली, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इसकी है नहीं। अच्छा, यहाँ के जो आपके निवासी होते हैं उनको आपका कहा जाता है रेड इंडियन। तो आप ये भी बात ध्यान रखेंगे, आपका सवाल कई बार गलत होने के इसके चांसेस होते हैं। रेड इंडियन, और इन रेड इंडियन की ही एक प्रजाति है जिसका आपका नाम है मेस्टिजो। तो ये पूछा गया है सवाल एक बार एग्जाम में कि मेस्टिजो कहाँ के निवासी हैं, तो दक्षिण अमेरिका के ही निवासी हैं। या मेस्टिजो किसकी प्रजाति मानी जाएगी, आपकी रेड इंडियंस जो है उनकी प्रजाति मानी जाएगी। और रेड इंडियन मूलतः आपके कहाँ के निवासी हो जाएंगे, दक्षिण अमेरिका के। इसके अलावा अगर मैं इसके अन्य नेम की बात करता हूँ, इसके अदर नेम्स क्या क्या हैं, अन्य नाम, तो इसके दो अन्य नाम हैं। एक तो इसको कहा जाता है आपका रिक्त महाद्वीप, रिक्त महाद्वीप, और दूसरा इसका एक नाम और है, इसको हम कहते हैं पक्षियों का महाद्वीप, लैंड ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का महाद्वीप। अब जब यहाँ बात आपकी पक्षियों की आई है तो यहाँ पर तीन पक्षियों को आप याद रख सकते हो जो इस महाद्वीप में आपके इम्पोर्टेंट है। एक तो आप याद रखोगे इसमें जो सबसे बड़ा पक्षी आपका कौन सा है, और एक सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। तो अगर मैं सबसे बड़े पक्षी की बात करूं तो सबसे बड़ा पक्षी आपका इसमें है, उसका नाम है कैडोरा। तो कैडोरा दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा पक्षी है, जबकि एक पक्षी आपका होता है अर्माडिला। अर्माडिला इस महाद्वीप का सबसे छोटा पक्षी है। और एक पक्षी के बारे में आप और देखेंगे, उसका आपका नाम है रिया। ये पक्षी का नाम है रिया। अच्छा, रिया की क्वालिटी क्या है, आपका उड़ नहीं सकता, या फिर आप यूँ कह सकते हो आप ये आपका ऑस्ट्रिच जैसा है, शुतुरमुर्ग के जैसा है ना। इसके अलावा आपका इसमें एक पक्षी और आपका है पमा, जिसको पमा या प्यूमा पढ़ा जाता है ना। ये कंपनी भी है आपकी, ये एक्चुअल में आपका टाइगर जैसा आपका होता है और आपने उसका साइन भी देखा होगा कई बार। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब हम इसका एक मैप बनाएंगे और देखेंगे इसमें कहाँ पर कौन सा महाद्वीप है, कौन सा महासागर है, कितने देश हैं, कैसे कैसे आपका दक्षिण अमेरिका बसा हुआ है। तो चलो दक्षिण अमेरिका के बारे में बात करते हैं, आगे देखते हैं हमारे दक्षिण अमेरिका में और क्या क्या कहानियाँ शेष हैं। तो मैं पहले दक्षिण अमेरिका का एक आपके सामने एक रफ सा मैप तैयार कर देता हूँ। तो ये आपका दक्षिण अमेरिका का लगभग इस टाइप से आपका मैप है। थोड़ा इस तरीके से आपका दक्षिण अमेरिका है, इस टाइप से आपका दक्षिण अमेरिका है ना। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये हमारा दक्षिण अमेरिका इस तरीके का महाद्वीप है। अच्छा, इसमें आपके कुल मिलाकर के अगर मैं देशों की बात करूं तो इसमें देशों की संख्या आपकी है 14। इसमें कुल मिलाकर के आपके 14 देश हैं। और इस महाद्वीप के पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके पूर्व में आपका पड़ेगा अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन महासागर। अगर मैं इसके पश्चिम में बात करना चाहूँगा तो पश्चिम में आपका पैसिफिक ओशन है, या फिर उसको आप कह सकते हो प्रशांत महासागर। इसके उत्तर में बात करूंगा तो इसके उत्तर में जो आपका कॉन्टिनेंट पड़ेगा वो आपका उत्तर अमेरिका पड़ेगा। और यहाँ पर एक आपका सागर है जिसको हम कहते हैं कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर या कैरिबियाई सागर भी कहा जाता है। इस सागर के बारे में, इस सागर के अंदर कुछ आपके कंट्रीज हैं, उसके बारे में चर्चा हम नॉर्थ अमेरिका या उत्तर अमेरिका में करेंगे। नीचे आपका अंटार्कटिका हो जाएगा, तो नीचे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक आपका इसमें द्वीप पड़ेगा, इसको कहा जाता है आपका फॉकलैंड द्वीप।
और ये जो फॉकलैंड द्वीप है ये दक्षिण अमेरिका के कब्जे में नहीं है, इस पर अभी भी यूके ब्रिटेन का अधिकार है। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये आपके इसके इतने महाद्वीप हो गए। अब इसमें आपके 14 देश हैं कुल मिलाकर के। तो मैं एक बार उन देशों की लिस्ट बना देता हूँ और उनकी आपकी कैपिटल्स राजधानियाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप उसको डिनोट कर लेंगे आराम से। तो इसमें अगर राजधानियों की बात और इसकी आपकी राजधानी है क्योटो। इसके अलावा नंबर 2 पर हम देखना चाहेंगे आपका देश आता है कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी आपकी है बोगोटा। अच्छा, कहाँ पर है इनकी लोकेशन अभी 2 मिनट में देखेंगे। मैं पहले आपके सारे कंट्रीज और उनकी कैपिटल्स एक लिस्ट बना देता हूँ और उनकी अभी लोकेशन भी चेक करेंगे। ठीक जी, इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया। इसके बाद आपका देश आएगा वेनेजुएला। वेनेजुएला एंड वेनेजुएला की आपकी राजधानी है कराकस। वेनेजुएला के बाद आपका देश आएगा इसमें आपका गुआना, जिसकी राजधानी आपकी है जॉर्ज टाउन। इसके बाद आपका देश आएगा सूरीनाम, जिसकी राजधानी है पैरामरीबो। इसके अलावा बात करना चाहें आपका देश आएगा फ्रेंच गुआना। इस पर फ्रांस का अधिकार है, इसलिए इसका नाम अभी भी फ्रेंच गुआना है। इसकी राजधानी आपकी है केन। कितने 2, 4, 6 देश हो गए। इसके नीचे आप बढ़ोगे तो आपका देश आएगा महत्वपूर्ण ब्राज़ील, जिसकी राजधानी आप सब जानते हैं ब्रासिलिया है। इसके नीचे आप बढ़ोगे 8वां देश आपका इसमें आता है अर्जेंटीना। फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध भी है, जिसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। 8 हो गए, 2, 4, 6, 8 है ना। इसके अलावा 6 कंट्रीज और हैं, उसको अगली लिस्ट में बनाते हैं। आप इसको उतारें आराम से। इसके अलावा अगर मैं इसमें और कंट्रीज की कैपिटल्स की बात करना चाहूँ तो आपके इसमें और कौन कौन से कंट्रीज आपके बचे हैं। फिर आपका इसमें है देश है आपका बोलीविया। बोलीविया की कैपिटल आपकी है लापाज। इसके अलावा मैं आपसे बात करना चाहूँ, देश आपका है पराग्वे, जिसकी आपकी राजधानी है असुनसियन। इसके अलावा आपका देश पड़ता है नंबर 11 में उरुग्वे एंड उरुग्वे की कैपिटल आपकी है मोंटेविडियो। इसके अलावा आपका इसमें देश पड़ेगा चिली। नंबर 12 आपका हो जाएगा। चिली की राजधानी है सेंटियागो। नंबर 13 आपका इसमें देश पड़ेगा पेरू की राजधानी आपकी है लीमा। ठीक जी। अच्छा, इसके अलावा और अगर बात करना चाहें तो आपका एक देश पड़ेगा आपका पेरू हो गया ना, हाँ, त्रिनिडाद और टोबैगो। इंपॉर्टेंट देश आपका त्रिनिडाद एंड टोबैगो, ये एक देश का नाम है और जिसकी कैपिटल आपकी है पोर्ट ऑफ स्पेन। ठीक। अब ये जो आपके 14 कंट्रीज हुए, 14 देश हुए, इन 14 देशों में जो सबसे बड़ा देश है वो आपका ब्राज़ील है और इसमें जो सबसे छोटा आपका देश है उसको हम कहते हैं आपका फ्रेंच गुआना। आप सबसे बड़ा सबसे छोटा ध्यान रखें, ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है जबकि फ्रेंच गुआना दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश। ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है जबकि फ्रेंच गुआना दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश है। अब ये जो दो आपके कंट्रीज हैं बोलीविया और पराग्वे, इनको कहा जाता है आपका लैंड लॉक्ड कंट्रीज। अब देखो ये आपके होते हैं, एक्चुअल में ये आपके हैं, हिंदी में इनको कहा जाता है स्थल रुद्ध देश। और इस शब्द का मतलब क्या है, इंग्लिश में कहोगे आप इसको लैंड लॉक्ड कंट्री।
मतलब ये है कि ये चारों तरफ आपके देशों से ही घिरे हुए हैं, जमीन से घिरे हुए हैं, भूमि से घिरे हैं, इनकी सीमा कहीं भी समुद्र से स्पर्श नहीं करती। तो ध्यान रखेंगे दक्षिण अमेरिका में दो आपके लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, स्थलरुद्ध देश हैं, बोलीविया और पराग्वे। बोलीविया की कैपिटल लापाज है, पराग्वे की कैपिटल आपकी असुनसियन है। ठीक, अब इसके अलावा अब बात करेंगे इस महाद्वीप से आपकी दो रेखाएं गुजरती हैं। जैसे अगर आप बात करोगे अपने हमारे जो अक्षांश हैं, हमारे 4 अक्षांश प्रसिद्ध माने जाते हैं, जिसमें आपका 3 अक्षांश हमारे प्रसिद्ध माने जाते हैं, जिसमें आपकी कर्क रेखा, मकर रेखा और आपकी भूमध्य रेखा। तो इससे आपकी 2 रेखाएं गुजरती हैं। चलो देखेंगे, सबसे ऊपर आपकी इसमें गुजरेगी भूमध्य रेखा और नीचे आपकी गुजरती है मकर रेखा। तो इसमें मकर रेखा, चलो पहले भूमध्य रेखा से बात करते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में जो भूमध्य रेखा है वो 3 देशों से गुजरती है आपकी। भूमध्य रेखा पर 3 कंट्रीज हैं आपके, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इंपॉर्टेंट है, इक्वाडोर, दूसरा कोलंबिया और तीसरा ब्राजील। ध्यान रखेंगे पेरू से नहीं गुजरती, पेरू के बहुत करीब से निकल जाती है और वो आपकी कोलंबिया से ही गुजर जाती है। तो आप कंफ्यूज ना हो, पेरू से नहीं गुजरेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ आपकी भूमध्य रेखा के बाद आपकी मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, भूमध्य रेखा जिसको हम कहते हैं आपका मकर रेखा आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपकी हो जाएगी। अब मकर रेखा आपकी किन किन देशों से गुजरती है? तो आपकी 4 देशों से गुजरती है। चिली से आपकी निकलती है, चिली के बाद आपकी जाती है अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना। इसके अलावा आपकी जाती है इसमें पराग्वे और ब्राज़ील। अब यहाँ पर एक सवाल और इम्पोर्टेंट है, ब्राज़ील एक ऐसा देश हुआ जिसमें 2 रेखाएं गुजर रही हैं, आपकी भूमध्य रेखा भी आपकी गुजर रही है, इक्वेटर जिसको कहा जाता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर आपका मकर रेखा भी गुजर रही है ब्राज़ील से। ठीक, अब ये कहाँ पर है? अगर मैं इन देशों की आपकी लोकेशन की बात करूँ तो आप 1 मिनट के लिए जरा बड़े ध्यान से समझ लीजिए। इन पूरे महाद्वीप को पढ़ने के लिए आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्राज़ील को कवर करना। अगर आप ब्राज़ील को कवर कर रहे हैं तो आपका सारा आपका महाद्वीप ऑटोमेटिक आपका कवर हो जाएगा। चलो देखते हैं। अब मैं 1 मिनट के लिए इनका रफ स्केच बना देता हूँ, कहाँ पर कौन सा देश है। एग्जैक्ट बाउंड्री बनाना तो थोड़ा मुश्किल काम होगा और आपके एग्जाम के लिए एग्जैक्ट बाउंड्री की आवश्यकता भी नहीं पड़ती इतनी। तो अगर आप शुरुआत में बात करना चाहोगे ब्राज़ील की, तो यहाँ से ये वाली जो सीमा है, इतना हिस्सा ब्राज़ील का है इस महाद्वीप में। अच्छा, अब इसके अलावा थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर सकते हैं हम, इतना हिस्सा ये ब्राज़ील घेरता है ना। अब इसके अलावा आप बात करना चाहोगे तो यहाँ पर आपका देश पड़ेगा कोलंबिया है। ठीक, यहाँ पर आपका कोलंबिया होगा आपका, फिर यहाँ पर इक्वाडोर है, यहाँ पर आपका वेनेजुएला है, यहाँ पर आपका वेनेजुएला के बाद आपका आ जाएगा गुआना देश है, सूरीनाम है और फ्रेंच गुआना है। ठीक, अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आपका पड़ेगा अर्जेंटीना। ये अर्जेंटीना की आपकी बाउंड्री है, इस तरीके से आपका अर्जेंटीना आपका देश है। यहाँ से आपका इस टाइप से आपका देश पड़ता है, चिली देश पड़ेगा, यहाँ पर आपका पेरू देश आपका आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर बीच में आपके बोलीविया और पराग्वे पड़ेंगे। देखो बोलीविया पराग्वे की कंडीशन कुछ आप किस टाइप से आएगी यहाँ पर। अब ये ऐसे देश हो गए, इनकी सीमा कहीं भी समुद्र से नहीं लग रही, इस वजह से इनको आपका कहा गया था लैंड लॉक्ड कंट्रीज। तो ये आप ध्यान रखेंगे, है ना, इनकी लोकेशन आपकी कहाँ पर है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, अब हम बात करेंगे इसके एक प्रसिद्ध पर्वत है उसके बारे में हम बात करेंगे, पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो जो आपका दक्षिण अमेरिका हुआ, इस दक्षिण अमेरिका का जो सबसे प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला है वो आपकी पड़ती है इसमें एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि आपकी यहाँ से शुरू होगी कोलंबिया से। मान लीजिए आपका देश, आपका कंट्री होगा कोलंबिया, इस कोलंबिया से आपकी पर्वत श्रेणी आपकी शुरू होगी, इस तरीके से चल के आपका एक पर्वत श्रेणी जाएगी और ये आपकी इस तरीके से आपके सारे महाद्वीप को आपको क्रॉस करेगी और यहाँ तक आपकी जाएगी। और यहाँ पर आपका देश पड़ता है चिली। एक्चुअली में चिली देश की लोकेशन कुछ ऐसी है जैसे कि भारत में हमारे यहाँ केरल की लोकेशन है, तटीय देश माना जाता है चिली। चिली की तटीय रेखा आपकी काफ़ी लंबी है लेकिन फिर भी ब्राज़ील से छोटी है। तो यहाँ से आपका ना इस टाइप से आपका चिली देश शुरू हो जाएगा ऐसे करके, ये आपकी ये आपका चिली के पास आपका पोर्शन आ जाता है और यहाँ से आपका जो ऐसे बचेगा आपका ब्राज़ील हो जाएगा, आपका जो है अर्जेंटीना हो जाएगा। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, अर्जेंटीना की लोकेशन अगर आप बनाना चाहो तो लगभग आपकी ये अर्जेंटीना आपका आ जाएगा, ऐसे आपका ये है।
ठीक, अब देखो, अब जरा एंडीज के बारे में हम बात करेंगे। एंडीज पर्वत एक्चुअल में एंडीज पर्वत क्या है, एक आपका कॉर्डिलेरा है। कॉर्डिलेरा का आपका मतलब होता है पर्वत समूह। ठीक, तो एंडीज अपने आप में कॉर्डिलेरा आपका है, और एंडीज की जो आपकी लंबाई है आपका विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। सबसे लंबा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत आपका हिमालय है, आप सब जानते हैं, और सबसे लंबा पर्वत एंडीज है, जिसकी आपकी जो लंबाई है लगभग 7200 किलोमीटर के आसपास है। ये आपकी हिमालय से 3 गुना है लंबाई के अकॉर्डिंग। हिमालय की लंबाई आपकी 2400 से 2600 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। ठीक है, और इसकी आपकी 7200 किलोमीटर है इसकी लंबाई। अब ये जो एंडीज पर्वत है आपका ज्वालामुखी और वलित पर्वत है। आपका इसका निर्माण आपका ज्वालामुखी से हुआ, और साथ में आपका फोल्डेड माउंटेन भी है आपका। ये माउंटेन्स के टाइप होते हैं, जब माउंटेन्स आपको कराए जाएंगे तब आपको बताए जाएंगे। ये ज्वालामुखी और वलित पर्वत माना जाता है। अच्छा, इसके अलावा इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कोलंबिया से लेकर चिली तक इसका विस्तार है, ये आपके बारे में लिखा जा चुका है। अच्छा, इसकी जो हाईएस्ट पीक है, जो इसकी ऊंची चोटी है, वो इम्पोर्टेंट है, उसका आपका नाम है माउंट एकांकागुआ या माउंट एकांगुआ। अब इस माउंट एकांकागुआ को देखो, ये माउंट एकांकागुआ यहाँ पर आपकी स्थित है। तो ये पूछेगा आपसे माउंट एकांकागुआ कहाँ पर है, तो दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, कितनी ऊंची है, 6960 मीटर के आसपास आपकी ऊंची चोटी है ये, जो कि आपकी चिली और अर्जेंटीना की बाउंड्री पर पड़ती है। दोनों कंट्रीज की बाउंड्री पर आपकी ये है। दूसरी बात, ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी तो है ही है, इसके साथ साथ दक्षिणी गोलार्ध की भी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और एंडीज पर्वत जो है आपका विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, जबकि विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। सबसे ऊंचा हिमालय है, और हिमालय के बाद जो ऊंची चोटियां हैं वो आपकी कौन से पर्वत में पाई जाती है, हमारे एंडीज पर्वत में। ठीक है जी, चलो आगे बात करेंगे। तो ये हमारा इसका हुआ एंडीज पर्वत। अब इसमें जरा कुछ और पोर्शन है देखना है, मैं फोकलैंड को हटा देता हूं। अब यहाँ एक्चुअल में है क्या, यहाँ की लोकेशन, यहाँ जो एक आपकी जगह पड़ती है सबसे दक्षिण में आपका, यहाँ पर एक आपकी स्टेट है जिसको हम कहते हैं मैगेलन जल संधि, इस जगह आपकी पड़ती है। तो ध्यान रखेंगे, मैगेलन वाटर स्टेट, मैगेलन जल संधि। अभी जो मैगेलन जल संधि है ये आपकी कहाँ कहाँ पर, ये किस किस के बीच में है, तो ध्यान रखेंगे आपका चिली और अर्जेंटीना को अलग करती है मैगेलन जल संधि, चिली और अर्जेंटीना, ये इन दोनों देशों को आपकी अलग करती है मैगेलन जल संधि। अब इसके बारे में नीचे और देखेंगे, जरा आगे बात करेंगे। अब जो दक्षिण अमेरिका का सबसे साउथेस्ट पॉइंट है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं केप हॉर्न, आप ये भी ध्यान रखेंगे, और टेरा डेल फ्यूगो। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे साउथेस्ट पॉइंट आपका कहलाता है केप हॉर्न। और इस केप हॉर्न का जो आपका एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं टिएरा डेल फ्यूगो, और यहीं पर आपकी एक्चुअल में मैगेलन जल संधि भी है, टिएरा डेल फ्यूगो पर। तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक, तो ये हमने देखा दक्षिण अमेरिका के बारे में, दक्षिण अमेरिका के देशों के बारे में, उनकी कैपिटल्स के बारे में। वहाँ पर जो एक प्रसिद्ध पर्वत है जिसका आपका नाम है एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत के बारे में देखा, और हमने इसका दक्षिणतम बिंदु देखा। अब हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका की। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसकी नदियों के बारे में बात करेंगे। तो 4 प्रमुख नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, आपकी कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ कहाँ से आपकी निकलती हैं। तो जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ यहाँ पर, इसको चलो यहीं रहने देते हैं। तो हम सबसे पहले आपकी इसमें बात करेंगे अमेजन रिवर पर। तो उसके बारे में जो फैक्ट है वो यहाँ पर लिखते रहेंगे, और जो पोर्शन बनाने की जरूरत पड़ेगी तो उसको थोड़ा सा ड्रॉ भी कर लेंगे। अमेजन रिवर, अमेजन नदी। अब ये देखेंगे अमेजन नदी है कि आप सबको पता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी आपकी है अमेजन नदी। अब अमेजन नदी आपकी निकलती कहाँ से है और कैसे कैसे आपकी निकलती है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे अमेजन नदी के बारे में। तो जो आपकी अमेजन नदी है ये आपकी
एंडीज पर्वत श्रृंखला से ही निकलेगी, एंडीज पर्वत श्रृंखला से आपकी निकलती है। तो यहाँ से आपकी अमेजन नदी निकलती है, इसको जो है ब्लैक मार्कर से हम निकालेंगे। तो यहाँ से आपकी अमेजन नदी निकलती है और इस तरीके से आपकी चलती है और इस तरीके से आपकी गिर जाती है। ठीक, ये अमेजन नदी आपकी इस टाइप से चलती है। अब ये अमेजन नदी जो है आपकी विश्व की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, सबसे बड़ी नदी है। मैं इसकी लंबाई की बात करूँ आपका 65-70 किलोमीटर है। बड़ी का मतलब पानी के क्षेत्रफल से, इसके प्रवाह तंत्र से है ये, और इसकी सहायक नदियाँ, भाई इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं जिनमें आपकी मैडीरा इसकी सहायक नदी है, रूजवेल्ट इसकी सहायक नदी है, आपकी परुस इसकी सहायक नदी है, बहुत सारी है। तो आप एक इसमें मैडीरा को याद रख सकते हैं और रूजवेल्ट, इन दोनों नदियों को तो आप याद रख सकते हैं। दूसरी बात, ये दुनिया की सबसे बड़ी सहायक नदी होने के साथ साथ दूसरी सबसे लंबी नदी भी है, लेंथ के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी नदी है और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। अब ये नदी आपकी चलेगी। अब ये नदी की डायरेक्शन बहने की क्या है, इसकी डायरेक्शन आपकी बहने की ये है। तो आप कह सकते हो आपका वेस्ट टू ईस्ट जाती है और कई बार आपका जो है आपकी थोड़ी सी आपका नॉर्थ ईस्ट भी हो जाती है। ठीक, आप ये ध्यान रखेंगे। अब ये यहाँ पर गिरती है तो यहाँ पर आपकी लगभग भूमध्य रेखा गुजरती है, तो यहाँ पर आपका इक्वेटर हो गया, अब जिसको भूमध्य रेखा कहते हो। तो ये इक्वेटर पर एक आपकी एस्चुरी ज्वारनदमुख बनाती है, जिसके ज्वारनदमुख का आपका नाम है मकापा। ये इंपॉर्टेंट है। तो यह क्या करेगी, यह आपका इक्वेटर, या जिसको आप कह सकते हो भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी कह देते हैं आप इसको, 0 डिग्री अक्षांश, यह भूमध्य रेखा पर मकापा एस्चुरी बनाती है, मकापा ज्वार नदमुख बनाती है। अब ये एस्चुरी क्या है, डेल्टा क्या है, इसको देखेंगे जब नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ज्वार नदमुख आपकी बनाती है। अच्छा, इसके अलावा और हम बात करें तो इसके आसपास जो प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं, तो इसके आसपास एक पाई जाती है बोरो जनजाति। बोरो के अलावा इसके आसपास आपकी पाई जाती है अमरेंडियन जनजाति, अमरेंडियन, और इसके अलावा एक आपकी पाई जाती है इसमें आपकी एक्रोवा जनजाति। तो 3 जनजाति आसपास में इसके पाई जाती हैं। और इसका जो अधिकांश क्षेत्रफल है आपका जो है, या इसका ड्रेन सिस्टम है आपका अमेजन रिवर का, वो आपका ब्राज़ील में है। तो अधिकांश आपकी ब्राज़ील में ही बहती है। हालांकि ब्राज़ील में इसके बारे में और पढ़ेंगे। अच्छा, ये नदी आपकी जहाँ जहाँ बहती है वहाँ आपके सेल्वास घास के मैदान हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपके सेल्वास ग्रासलैंड्स आपके पाए जाते हैं, सेल्वास घास मैदान पाए जाते हैं। तो सेल्वास घास मैदान आपके कहाँ पर है, खासकर से आपके ब्राज़ील में है। और कौन सी नदी के किनारे हैं आपका, तो अमेजन रिवर के आपके किनारे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस नदी के आसपास आपके एनाकोंडा सांप भी पाया जाता है, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। साथ साथ आप इसमें एक ये बात याद रखेंगे, इस अमेजन नदी के आसपास जो वन पाए जाते हैं उनको कहा जाता है आपका अमेजन वन या अमेजन फॉरेस्ट। ठीक, तो अमेजन फॉरेस्ट को हम कहते हैं आपका लंग्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी का फेफड़ा। तो जो आपकी अमेजन नदी है, इस अमेजन नदी के आसपास पाए जाने वाले वनों को भी कहा जाएगा अमेजन फॉरेस्ट या अमेजन वन। और इन अमेजन वन को संज्ञा आपकी दी गई है, अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, या पृथ्वी के फेफड़े, लंग्स ऑफ अर्थ। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पूरे विश्व की लगभग 17 से लेकर 20% तक ऑक्सीजन केवल और केवल अमेजन वन ही प्रोड्यूस करते हैं। तो ये पूरी दुनिया के लिए सहायक है, तो इसीलिए आप इसको अमेजन नदी के बारे में ध्यान रखेंगे, तो है ना। इसके अलावा हम दूसरी नदी के बारे में बात करेंगे, हम देखेंगे ओरोनिको नदी। बहुत बड़ी नदी आपकी ओरोनिको है नहीं। अब देखो, आपका एक देश पड़ता है यहाँ पर वेनेजुएला, तो वेनेजुएला में आपकी बहती है ओरोनिको नदी। तो वेनेजुएला की पोजीशन आपकी कुछ यहाँ पर इस तरीके से है। तो ओरोनिको नदी आपकी यहाँ से निकलती है, इस टाइप से आपकी ऊपर की तरफ गिर जाती है, ये है आपकी ओरोनिको नदी। ठीक है, निकलती कहाँ से, निकलती ये भी आपकी एंडीज पर्वत से है, और ये आपका इसका अधिकतर विस्तार आपका वेनेजुएला में है, और वेनेजुएला में आपकी ऊपर की तरफ आपकी जाकर के कैरिबियन सागर पर आपकी गिर जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब इस वेनेजुएला नदी की एक सहायक नदी है, इसके ऊपर से आती है, जिसका आपका नाम है यहाँ से इस टाइप से, इसका आपका नाम है कैरो रिवर, कैरो।
और इस कैरो नदी पर ही एक आपका झरना है जिसका आपका नाम है एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात, झरना आपका वाटरफॉल हो गया ये। और ये जो वाटरफॉल है इसकी ऊंचाई आपका 979 मीटर, और ये विश्व का सबसे ऊंचा झरना माना जाता है, सबसे ऊंचा वाटरफॉल माना जाता है। इसके बारे में भी आप याद रखेंगे कहाँ कहाँ पर है। तो ध्यान रखेंगे वेनेजुएला की सहायक नदी है कैरो, जो कि आपकी कहाँ पर, खास करके वेनेजुएला में है। और वेनेजुएला में ही कैरो नदी पर एंजल वाटरफॉल है जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है, और विश्व का सबसे ऊंचा आपका जलप्रपात या झरना आपका माना जाता है, वाटरफॉल माना जाता है। इसके अलावा आपका हम बात करना चाहेंगे आपकी ब्राज़ील में एक आपकी नदी है साओ फ्रांसिस्को नदी। तो ब्राज़ील में एक आपकी जगह है मिनास गेरास। तो ब्राज़ील के मिनास गेरास से आपकी निकलती है और आपकी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इसका आपका नाम है साओ फ्रांसिस्को नदी। इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता आपकी है नहीं। साओ फ्रांसिस्को रिवर, ठीक। इसके अलावा हम एक फेमस नदी के बारे में और बात करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे पराना और पराग्वे नदी के बारे में। चलो जी देखते हैं तो एक्चुअल में है क्या। अब जो ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा है, तो मान लीजिए ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा आपकी यहाँ पर हुई, तो इस ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा से एक आपकी नदी निकलती है जिसका आपका नाम है पराना नदी। तो नदी का आपका नाम है पराना। चलो मैं आपको लिख देता हूँ, पराना रिवर। तो पराना रिवर का आपका उद्गम या ओरिजिन आपका कहाँ पर हुआ, तो आपने बिल्कुल सीधा बताया सर, इसका जो ओरिजिन है वो आपका है ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा, है ना। ब्राज़ील और पराग्वे सीमा से आपकी निकलती है, ठीक। ये नदी निकलती है और आगे जाकर के जब ये असुनसियन में जाती है, ठीक। असुनसियन आपकी पराग्वे की राजधानी है आपकी। तो असुनसियन में जब जाती है तो असुनसियन में इसमें एक नदी मिल जाती है जिसका आपका नाम है पराग्वे नदी। तो दूसरा पॉइंट आपका इसमें क्या हो जाएगा, असुनसियन में इसमें पराग्वे नदी मिल जाती है। देश के नाम पर ही नदी का नाम है, मिलती है, नदी मिल गई। अब ये दो नदियां बन गई, उधर से पराना नदी थी और यहाँ पर आपकी मिल गई है अब पराग्वे नदी। अब इसके बाद ये नदी आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ने पर इसमें आपका क्या होगा, आपका ये नदी आपकी गिर जाएगी दक्षिण अटलांटिक महासागर में आपकी गिर जाएगी। तो अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। अब ये जहां पर गिरती है उस जगह का स्पेशल नाम है, उसको याद रखेंगे, और उस जगह को आपका कहा जाता है रियो डाला प्लाटा। रियो डाला प्लाटा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब ये जो रियो डाला प्लाटा है इसमें एक नदी और आपकी आकर के गिर जाती है उरुग्वे नदी। तो इस रियो डाला प्लाटा में तीन नदियां आपकी गिरेंगी, पराना नदी, साथ में मिली हुई इसमें आपकी पराग्वे नदी, और एक नदी आपकी गिरेगी उरुग्वे नदी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो खैर, इसके बारे में ये आपकी चार प्रमुख आपकी नदियां हो गई आपकी दक्षिण अमेरिका की। आगे हम अगली और बात करेंगे अब जो इसके प्रमुख देश हैं, किस देश में आपका क्या क्या पाया जाता है। चलो बात करेंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम ब्राज़ील से। चलो जी ब्राज़ील के बारे में चर्चा करेंगे। तो ब्राज़ील की अगर मैं इसको मैं आपको दोबारा से आपका बना दूं तो आपका कुछ यूं बनेगा, कुछ इस तरीके से आपका मैप है ये। और ब्राज़ील आपका जो है लगभग ये आपका क्षेत्रफल ब्राज़ील का है, इस टाइप से, है ना। ये आपका वेनेजुएला था। इस टाइप से आपका है ब्राज़ील हुआ आपका, है ना। अब इसके बारे में हम बात करेंगे ब्राज़ील के बारे में। चलो देखते हैं ब्राज़ील के बारे में, जरा मैं पानी पी लेता हूँ। शुरुआत करते हैं ब्राज़ील के बारे में देखें तो ये आपका ब्राज़ील है ना। चलो मैं लिख देता हूँ आपका ब्राज़ील। कैपिटल की बात करेंगे, कैपिटल हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी, इसकी ब्रासिलिया इसकी कैपिटल है। आप ये ध्यान रखेंगे कि जो विश्व के सबसे बड़े देश हैं, आपका पांचवा सबसे बड़ा देश आपका माना जाता है ब्राज़ील। पांचवा बड़ा देश आपका ब्राज़ील है
है ना, क्योंकि बीच में आपका सबसे बड़ा देश आपका है रूस है, फिर आपका कनाडा है, फिर आपका चीन है ना, फिर आपका अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है। इस तरीके से आपकी क्रम है, जिसमें 5वां सबसे बड़ा देश आपका ब्राज़ील माना जाता है। इसके अलावा अगर मैं इस ब्राज़ील की बात करूं तो ब्राज़ील के अन्य नाम की अगर बात करोगे तो इसको आपका कहा जाता है लैंड ऑफ पैरट, तोतों की भूमि इसको कहा जाता है। इसके अन्य नाम मैं आपका लिख देता हूँ, लैंड ऑफ पैरट कहा जाता है, या फिर इसका एक नाम और है, इसको हम कहा जाता है, कहते हैं लैंड ऑफ स्नेक। ठीक है, लैंड ऑफ स्नेक भी इसको कहा जाता है। वहां के जो स्थानीय लोग हैं इसको भाषा में आपका कहते हैं पिंडोरमा। ये इंपॉर्टेंट है कि पिंडोरमा किस देश को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, ब्राजील को। तो ब्राजील के जो लोग हैं वो उसको स्थानीय लैंग्वेज में कहते हैं। जैसे जापान है आपका, तो जापान है, जापान को आपका कहा जाता है निप्पन कहा जाता है, स्थानीय लैंग्वेज, वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है ना। इसके अलावा इसको एक नाम और दिया जाता है, इसको हम कहते हैं लैंड ऑफ पाम ट्री। यहाँ पर पाम आपके पेड़ मिलते हैं, पाम ऑयल भी आपका मिलता है, लैंड ऑफ पाम ट्री कहा जाता है इसको। तो इस ब्राज़ील के आपके अन्य नाम हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं जो आपकी सोयाबीन होती है, इस सोयाबीन के उत्पादन में ब्राज़ील प्रमुख है। सोयाबीन उत्पादन में ब्राज़ील प्रमुख है, तो पहला ही इसका स्थान है। जैसे भारत में आपका जो है बात करना चाहो तो मध्य प्रदेश का है, तो ऐसे ही आपका ब्राज़ील का स्थान है। अब ये ब्राज़ील इतना बड़ा देश है कि इस महाद्वीप के मतलब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 10 देशों से इसकी सीमा लगती है अपने आप में, वही है ना। और इसके अलावा मैं बात करना चाहूँ केवल 2 देशों से ब्राज़ील सीमा नहीं बनाता, चिली और इक्वाडोर से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो जो एक आपका देश हुआ चिली और एक आपका देश हुआ इक्वाडोर, तो दोनों ऐसे कंट्रीज हैं जो कि आपकी ब्राज़ील से सीमा नहीं बनाते। ये इंपॉर्टेंट आपकी पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा ब्राज़ील के बारे में बात करना चाहोगे तो आपका रबड़ का मूल स्थान ब्राज़ील माना जाता है, तो रबड़ का मूल स्थान है। ठीक है, जबकि सबसे ज़्यादा रबड़ आपकी मलेशिया में उगाई जाती है। इसके अलावा अगर मैं ब्राज़ील की बात करूं तो ब्राज़ील को हम कहते हैं लैंड ऑफ स्नेक। एक्चुअल में लैंड ऑफ स्नेक क्यों कहा जाता है, तो ब्राज़ील में एक आपका द्वीप है और उस द्वीप पर आपके सांप ही सांप पाए जाते हैं। उस द्वीप को हम आपका कहते हैं इल्हा डी क्यूमेंडा ग्रांडे। तो एक द्वीप है, जिस द्वीप का मैं नाम तुम्हारे सामने लिख देता हूँ, जिसको कहा जाता है, यहाँ लिख देता हूँ आपका इल्हा डी क्यूमेंडा ग्रांडे। इस द्वीप का नाम है इतना बड़ा, इल्हा डी क्यूमेंडा ग्रांडे। तो इस जो द्वीप में है इल्हा डी क्यूमेंडा ग्रांडे जो आपका द्वीप हुआ, इस द्वीप पर इतने ज़्यादा सांप पाए जाते हैं कि इस पर 1 मीटर स्क्वायर में आपके लगभग 10 से 12 सांप 15 सांप तक पाए जाते हैं ऑन एन एवरेज। तो पहले तो यहाँ पर घूमने जाते थे लोग, अब सांपों पर रिसर्च करने जाते थे, लेकिन अब सरकार ने बिल्कुल सब पर बैन कर दिया है इसको, और आपका सैटेलाइट से और आपका बाई कैमरे से इसको देखा जाता है। जो ड्रोन से इसको की सहायता से देख लेते हैं सांपों की एक्टिविटीज़ क्या है। आप इसको यूट्यूब सर्च करें तो आपको बहुत ज़्यादा सांप दिखाई देंगे, तो जाना बिल्कुल प्रतिबंधित है। ठीक है, खैर आगे ब्राज़ील के बारे में बात करते हैं। ब्राज़ील में एक आपका नगर है रियो डी जेनेरियो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आपका सवाल बन सकता है रियो डी जेनेरियो से। चलो इतना मैं आपका यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ये पोर्शन ब्राज़ील चल रहा है हमारा, इसका नाम रहने देते हैं। तो ब्राज़ील का एक प्रमुख आपका नगर है, जिस नगर का आपका नाम है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो ये ब्राज़ील का सबसे बड़ा नगर है, साथ साथ दक्षिण अमेरिका का भी सबसे बड़ा नगर माना जाता है। एक तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसको कहा जाता है आपका भव्य नगर, मैग्निफिसेंट नगर, मैग्निफिसेंट टाउन, इसको भव्य नगर कहा जाता है। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में नॉर्मली कि भव्य नगर किसे कहा जाता है, रियो डी जेनेरियो को। शॉर्ट फॉर्म में इसको रियो भी कहा जाता है। यहाँ पर हमारे ओलंपिक भी हुए थे, तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम और इसमें बात करना चाहें ब्राज़ील में, तो ब्राज़ील में जो है आपका लोहे की खान है आपकी इटाबिरा, लोहे की खान आपकी ब्राज़ील में, और मिनास गेरास है ना। तो ध्यान रखेंगे 2 इसमें लोहे की खान है। तो लोह अयस्क आपका कहाँ से पाया जाएगा, लोह अयस्क 2 खानों से पाया जाता है। एक आपका नाम है इटाबिरा और एक आपका नाम है मिनास गेरास।
ठीक जी। अब ये दो आपकी लोहेस की खान होगी। इसके अलावा मैग्नीशियम की भी एक आपकी खान है जिसको हम कहते हैं आपका अमापा खान। वहाँ से आपका मैग्नीज भी आपका लिया जाता है। तो मैग्नीज आपका ब्राज़ील में लिया जाता है, निकाला जाता है उसका जो है आपके अमापा खान से। और ये ध्यान रखेंगे, अमापा खान विश्व की सबसे बड़ी खान है जिससे कि मैग्नीज निकाला जाता है। इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है, तो आप इसको बहुत सही तरीके से ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा और अगर मैं बात करना चाहूँ तो ब्राज़ील में दो आपके पठार, एक तो आपका बोरबोरमा का पठार और एक आपका मांटो ग्रासो का पठार है। दो पठार आप ब्राज़ील में याद रखेंगे, दो प्लेट्यू हैं ब्राज़ील में, एक तो आपका है मांटो ग्रासो और सेकंड वन इज बोरबोरमा। दो ब्राज़ील में आपके पठार पाए जाते हैं। इसके अलावा ब्राज़ील आपका कॉफ़ी के उत्पादन में आपका सर्वप्रथम है। तो कॉफ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील का पहला स्थान है। चलो जी देखते हैं। कॉफ़ी ब्राज़ील आपका प्रथम स्थान पर है विश्व में। ठीक, अब ब्राज़ील में जो आपका कॉफ़ी की आपसे कई सारे आपके जो कॉफ़ी से रिलेटेड सवाल बनेंगे, जैसे कि आपके फेजेंडा एक आपकी जगह। फेजेंडा क्या है? फेजेंडा ब्राज़ील में एक आपके बाग हैं जिसको कॉफ़ी के बाग कहा जाता है। कॉफ़ी के बागान आपके फेजेंडा कहलाते हैं ब्राज़ील में, या फिर कॉफ़ी के खेत भी कह सकते हो। ठीक है जी। तो कॉफ़ी के जो आपके पेड़ होते हैं आपके लगभग काफ़ी ऊँचे आपके पेड़ हो जाते हैं, तो वो जो बाग आपके बनेंगे उसको फेजेंडा कहा जाएगा। इसके अलावा बात करोगे आपका ब्राज़ील में जो आपकी कॉफ़ी उगाई जाती है उस कॉफ़ी की मिट्टी का क्या नाम है? तो एक मिट्टी पड़ती है टेरा रोक्सा। इस टेरा रोक्सा में आपकी कॉफ़ी उगाई जाती है। तो मैं लिख देता हूँ आपका कॉफ़ी की मिट्टी, तो आप समझ जाएंगे। ये आपका लिखा कॉफ़ी की मिट्टी, मतलब कॉफ़ी किस मिट्टी में आपकी उगाई जाती है? टेरा रोक्सा मिट्टी में। इसके अलावा मैं बात करूँगा साओ पोलो। तो ब्राज़ील में साओ पोलो तो आपकी कॉफ़ी की मंडी है, या कॉफ़ी का बाजार भी इसको कहा जाता है, कॉफ़ी की मंडी। इसके अलावा मैं आपसे बात करना चाहूँ आपका सेंटोज एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है जहाँ पर आपका कॉफ़ी का आयात निर्यात होता है, आयात निर्यात ही किया जाता है। तो सेंटोज, इसको हम कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं। मैं सीधा आपके सामने कॉफ़ी पोर्ट लिख देता हूँ, इसको कॉफ़ी पोर्ट कहा जाता है। और आपसे पूछेगा कॉफ़ी ट्रेन कहाँ चलाई जाती है? तो ब्राज़ील में ही आपकी चलाई जाती है कॉफ़ी ट्रेन। उस ट्रेन में आपका सारा कॉफ़ी लाने ले जाने का ही काम होता है, और वो आपकी लगभग 54 किलोमीटर लंबी आपकी ट्रेन है, जो कि आपकी सारे बागानों से कॉफ़ी को लेकर गई जाती है। और वो आपकी कॉफ़ी कहाँ पर? बंदरगाह पर छोड़ती है। फिर पूरे विश्व में उसको अलग अलग कंट्रीज़ में आपका उसका आयात किया जाता है, आयात और निर्यात भी आपका कुछ मात्रा में आपका किया जाता है। ठीक, तो ये आपका ब्राज़ील हो। इसके अलावा ब्राज़ील में और हम क्या देख सकते हैं? हाँ, तो ब्राज़ील में जब की भूमध्य रेखा है और उसके आसपास से आपकी निकल रही है आपकी नदी जिसका आपका नाम है अमेज़न नदी। तो ये तो बात क्लियर आपकी है। तो जो ब्राज़ील में भूमध्य रेखा के आसपास जो लकड़ी पाई जाती है उसको हम कहते हैं आपका वाल्सा लकड़ी आपकी पाई जाती है, और कंपोस्ट घास के मैदान भी पाए जाते हैं। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ये आपका रहा ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में भूमध्य रेखा के आसपास, तो इसमें आपके इक्वेटर के आसपास, भूमध्य रेखा के निकट वाल्सा लकड़ी पाई जाती है। वाल्सा लकड़ी की क्वालिटी क्या है? ये आपकी संसार की सबसे हल्की लकड़ी मानी जाती है। और जब ये सबसे हल्की लकड़ी होती है तो जाहिर सी बात है आपकी बोट या नाव बनाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे, आपकी नाव बनाने वाली आपकी लकड़ी कौन सी? आपकी वाल्सा लकड़ी है। इसके अलावा जो आपके घास के मैदान हैं आपके, तो दो घास के मैदान पाए जाते हैं। एक का तो हम चर्चा आपकी कर चुके हैं, सेल्वास। एक आपके और पाए जाते हैं कैंपोस घास के मैदान। और कैंपोस घास के मैदानों से ही एक आपका पदार्थ प्राप्त होता है जिसको हम कहते हैं योरबा। ये भी आपका कॉफ़ी जैसा ही पदार्थ है, ये भी आपका लगभग कॉफ़ी का ही काम करता है वहाँ पर आपके रीजनल क्षेत्र में। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये आपकी इतनी चीज़ें हमने केवल ब्राज़ील के बारे में पढ़ी। अच्छा, यहाँ पर आप इसमें एक सवाल याद रखेंगे, जो आपकी साओ पोलो मंडी है, जो ब्राज़ील में आपकी साओ पोलो मंडी थी, वो आपकी एक नदी पड़ती है
टाइटी नदी के किनारे है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो इससे थोड़ी देर पहले आपका लिखा था ना साओ पोलो मंडी, जो साओ पोलो थी ब्राज़ील में कॉफ़ी की मंडी थी, आपकी टाइटी रिवर के किनारे है। तो ये सवाल आपका इम्पोर्टेंट है, टाइटी नदी के किनारे आपकी ये पड़ती है। अच्छा, इसके अलावा और हम अगर बात करना चाहें तो सोयाबीन उत्पादन में ब्राज़ील हो गए। तो यही आपके ब्राज़ील के प्रमुख आपकी बातें हो गई। इसके अलावा आगे अगले हम देश के बारे में बात करेंगे, इक्वाडोर के बारे में। चलो जी, इसको ख़त्म कर देते हैं। इक्वाडोर, सर इक्वाडोर पड़ेगा कहाँ? तो इक्वाडोर की लोकेशन आपकी ये है। तो अब मैं इसको ख़त्म ही कर देता हूँ, ठीक, क्योंकि इधर लिखने में थोड़ी परेशानी हो रही है। चलो, अगला हमारा देश है इक्वाडोर। तो इक्वाडोर के बारे में हम क्या चर्चा कर सकते हैं सर? इक्वाडोर की राजधानी तो क्यूटो है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्वाडोर में क्या याद रख सकते हैं कि आपकी ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें एक आपका ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी, इसकी क्वालिटी क्या है सर? ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचा और आपका एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी। एक पॉइंट और आप इसमें याद रख सकते हैं, इक्वाडोर में एक आपकी जगह पड़ती है इक्वाडोर में, उसका आपका नाम है गोलपोगास। तो गोलपोगास में आपका ओलिड रिवले कछुआ पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। गोलपोगास, यहाँ पर कछुआ पाया जाता है, ओलिड रिवले। और इस ओलिड रिवले कछुए का संरक्षण भारत में भी किया गया है, यूपी में भी, वाराणसी में भी किया गया है। ओलिड रिवले कछुआ पाया जाता है, कछुए की प्रजाति है। और इक्वाडोर से आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है, ये तो हम पहले बात कर चुके हैं। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से आपकी गुजरती है, ठीक। इसके अलावा आप याद रख सकते हो एक आपका देश है बोलीविया। बोलीविया के बारे में हम क्या चर्चा कर सकते हैं? तो बोलीविया के बारे में एक चर्चा कर सकते हैं, जिसकी कैपिटल है लापाज। तो इस लापाज की क्वालिटी है, लापाज ये विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है, समुद्र तल से ऊंचाई नापी जाती है, सबसे ऊंची राजधानी। अब कुछ किताबें आपकी सबसे ऊंची राजधानी इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो को लिखती है, कुछ किताबें इसको लिखती हैं। अगर एग्जाम में आपको दोनों दिए जाएंगे तो उसका आंसर आपका बोलीविया होगा, आप ये ध्यान रखेंगे थोड़ा, ठीक है जी। चलो जी, अब इसको मैं ख़त्म करता हूँ। इक्वाडोर हो गया। इसके अलावा हम बात करेंगे अर्जेंटीना के बारे में। इंपॉर्टेंट है अर्जेंटीना, राजधानी ब्यूनस आयर्स है अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना कैपिटल की बात करेंगे, हम लिख भी चुके हैं, एक बार वो लिख लेते हैं, ब्यूनस आयर्स। सबसे मेन बात क्या है इसकी? सबसे मुख्य बात अर्जेंटीना की आपकी ये है कि ये विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश है, भारत के बाद इसी का स्थान आता है, 8वां बड़ा देश। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी ये है, ठीक है जी। तो विश्व का 8वां बड़ा देश आपका कौन सा हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। अब देखो अर्जेंटीना की लोकेशन क्या है, एक मिनट इसकी लोकेशन के बारे में चर्चा करते हैं कि जो आपका ब्राज़ील है, ब्राज़ील के नीचे से शुरू होता है और आपका चिली तक आसपास चलता है। अच्छा, एक पॉइंट हम इसके बारे में दो पॉइंट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ब्राज़ील और चिली के बीच में आपकी जल संधि है, मैगेलन जल संधि। जबकि और हम एक बात और ब्राज़ील ने आपका अर्जेंटीना और चिली के बीच में, और एक चीज़ में हमने इसका जिक्र और किया था, अगर आपको ध्यान होगा तो जो आपका अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर ही आपकी सबसे ऊंची चोटी है एंडीज पर्वत की, माउंट एकांकागुआ 660 मीटर। अब हम बात करेंगे, ये विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश है, जबकि दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा आपने अभी पढ़ा है ब्राज़ील। अब हम बात करेंगे, अब जो है आपका ये पर्वत नहीं, आपका देश है आपका अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना में एक आपका पठार है जिसको हम कहते हैं आपका पैटागोनिया का पठार। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक आपका पठार पाया जाता है, पैटागोनिया का पठार, पैटागोनिया पठार, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे।
जो कि आपके एक प्रकार का पर्वत पदीय पदार्थ है। पीडमोंट आपका प्लेट्यू है आपका, ये जहाँ से पर्वत खत्म होता है वहीं से आपका जैसे आपका एंडीज पर्वत खत्म होगा उसके तुरंत बाद से आपके पठार शुरू हो जाता है, और ऐसे पठारों को कहा जाता है आपका पर्वत पदीय पठार, पीडमोंट। आपका पर्वत पदीय पठार आपका कहलाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं अर्जेंटीना की बात करूं तो अर्जेंटीना में आपका पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान ये इंपॉर्टेंट है, अर्जेंटीना के बारे में याद रखेंगे। जो आपका अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना के पंपास घास के जो मैदान हैं, इन पंपास घास के मैदान में होता क्या है, इनमें गेहूं का उत्पादन होता है, ये ध्यान रखेंगे। इनमें बड़ी मात्रा में गेहूं उत्पादन किया जाता है, और साथ ही साथ इनको हार्ट ऑफ अर्जेंटीना कहा जाता है, या फिर अर्जेंटीना का हृदय इनको कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट हो। अर्जेंटीना का हार्ट कौन कहलाएगा? आपका पंपास घास मैदान आपके कहलाएंगे। अच्छा, इसके अलावा और हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक आपका रेल मार्ग है जिसको हम कहते हैं आपका ट्रांस एंडीज रेल मार्ग। ट्रांस एंडीज रेल मार्ग। अब जो ट्रांस एंडीज रेल मार्ग आपका कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स से जाता है, और एक आपकी जगह है बालपरेजो तक जाता है, जिसको हम कहते हैं आपका ट्रांस एंडीज रेल मार्ग। ठीक, इसके अलावा अगर आप बात करना चाहेंगे तो अर्जेंटीना जो है मक्का के उत्पादन में, साथ साथ सूरजमुखी के उत्पादन में, और प्लस बकरे का मांस, मटन, इसके उत्पादन में नंबर 1 पर है आपका अर्जेंटीना। अब इस बकरे के मांस से रिलेटेड 2 चीज समझेंगे। जो कि बकरा आपका पशु है, तो अर्जेंटीना में जब आपका पशुपालन होगा उसको एस्टेंसिया कहा जाता है। पशुपालन को एस्टेंसिया कहा जाता है, और जो मजदूर होते हैं उनको ग्वाचो कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, अर्जेंटीना में पशुपालन को एस्टेंसिया कहते हैं, एस्टेंसिया, और मजदूर को हम आपका कहते हैं ग्वाचो। ठीक, 2 पॉइंट आप ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैं अर्जेंटीना में और कुछ थोड़ी सी बात करना अगर चाहूँ तो और हम क्या कर सकते हैं, हाँ, अर्जेंटीना और चिली को अगर मैं मिला लूँ थोड़ा, तो एक्चुअल में अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना में आपकी एक जगह पड़ती है जिसको हम कहते हैं आपका मेंडोजा अर्जेंटीना में है, और साथ में आपका पड़ेगा चिली में उसकी कैपिटल सेंटियागो। इसके मध्य एक आपका दर्रा है, एक आपका पास है जिसको हम कहते हैं अस्पाल्टा पास। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अस्पाल्टा दर्रा। ठीक, और साथ में आप एक, अच्छा ये कहां पर पड़ता है? मेंडोजा आपका अर्जेंटीना में है, ये अर्जेंटीना का शहर है, जबकि सेंटियागो आपका चिली का शहर है। और इन अर्जेंटीना और चिली की मिक्स एक बात और है जो आप ध्यान रख सकते हैं, अर्जेंटीना और चिली ये दोनों सुंदर सड़कों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर सड़कें बहुत सुंदर हैं। आप गूगल सर्च करें अर्जेंटीना चिली की सड़कें देखें तो आपको बहुत अच्छी सड़कें दिखाई देंगी वहाँ पर। तो ये आपकी जो खासकर से हिल एरिया में है। इसके अलावा अर्जेंटीना में आप एक बात ध्यान और रख सकते हैं, अभी हमने 4 नदी पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ी थी पराग्वे नदी। अब जो पराग्वे नदी है, पराग्वे नदी पर अर्जेंटीना में, अब देखो पराग्वे देश में नहीं है, नदी पराग्वे है, पराग्वे नदी पर अर्जेंटीना में कुछ वन पाए जाते हैं। अर्जेंटीना में आपके पाए जाते हैं ग्रान चाको वन। अब इन ग्रान चाको वन की क्वालिटी देखो, इन ग्रान चाको वन में एक आपकी लकड़ी मिलती है जिसका आपका नाम है क्यूब्रेको। ये क्यूब्रेको इतनी मजबूत लकड़ी होती है कि इसको एक्स ब्रोकर कहा जाता है, कुल्हाड़ी तोड़ वन। ये एक्स ब्रोकर कहलाती है। और इस क्यूब्रेको से क्या करते हैं, इस क्यूब्रेको से हम टेनिन, इससे टेनिन मिलता है और टेनिन से बाद में हम जो है चमड़ा बनाते हैं। इससे टेनिन प्राप्त होता है, टेनिन से हम बनाते हैं चमड़ा।
ये हम बायो में भी देखेंगे ये कैसे आपका होगा, है ना। बायो में और आपका केमिस्ट्री का भी टॉपिक आपका ये है। तो ये आपका हो गया अर्जेंटीना। अच्छा, अब इसके बारे में हम इसके बाद हम आगे बात करेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे। चलो जी आगे बात करेंगे। अच्छा, अर्जेंटीना में एक चीज़ हम देख सकते हैं, अर्जेंटीना में घास के मैदान और आपके होते हैं अल्फा घास के मैदान भी पाए जाते हैं। अल्फाफा घास के मैदान। अब इनकी क्या क्वालिटी है, ये जो अल्फाफा घास के मैदान है एक्चुअल में घोड़ों को खिलाई जाने वाली घास है, तो इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो अगला हम देश देखते हैं, और 2-3 कंट्री के बारे में इसमें पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है, 5-7 मिनट और। अगला हम देखेंगे, अगला देश आपका इसमें होगा चिली। इसकी राजधानी आपको पता है सेंटियागो है, सेंटियागो। अब चिली के बारे में क्या पढ़ेंगे, एक तो आपका तटीय देश है, ये कोस्टल कंट्री है, तटीय देश, लेकिन सबसे लंबी तटीय सीमा ब्राज़ील की है, ध्यान रखेंगे चिली की नहीं है, क्योंकि ब्राज़ील आपका बड़ा भी देश है। ठीक, दूसरी अगर आप इसमें बात करो तो ये जो है आपका इस देश का जो अधिकांश विस्तार है, इसका जो अधिकतम विस्तार है, मिर्च जैसा आपका देश है ये, अधिकतम विस्तार उत्तर से दक्षिण में है, क्योंकि इसकी लोकेशन आपको ध्यान होगी आपकी लगभग ऐसी थी इसकी लोकेशन, तो उत्तर से दक्षिण में है, पूर्व से पश्चिम में इसकी विस्तार नहीं है, तो इसका अधिकतम विस्तार आपका उत्तर से दक्षिण में है, नॉर्थ टू साउथ। अब इसी पोजीशन में आपका बसा हुआ आपका है एंडीज पर्वत, तो ध्यान रखेंगे इसी वजह से इसको कहा जाता है एंडीज पर्वत की गोद का देश, एंडीज पर्वत की गोद का राज्य। ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी इसमें और चिली में आपकी बात हो गई। अच्छा, अब जो चिली है, चिली विश्व का सबसे शुष्क देश भी माना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे, क्यों माना जाता है भी चर्चा करेंगे। विश्व का सबसे सूखा या शुष्क देश, एरिड कंट्री, क्योंकि यहां पर एक आपका मरुस्थल पड़ता है अटाकामा मरुस्थल, चिली में एक आपका मरुस्थल है अटाकामा। अभी जो अटाकामा मरुस्थल है ये विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, एरिड डेजर्ट है आपका अटाकामा, तो ये ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इस अटाकामा मरुस्थल में ही एक आपकी जगह पड़ती है जिसको हम कहते हैं अरिका। अब इस अरिका की क्वालिटी है, अटाकामा मरुस्थल में ही एक आपकी जगह अरिका, अरिका विश्व का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, विश्व की सबसे कम वर्षा होती है। सबसे अधिक तो आप सब जानते हैं चेरापूंजी मासिनराव में आपकी होती है, भारत में सबसे कम आपकी अरिका में होती है, लगभग 0.15 सेंटीमीटर पर ईयर होती है, बहुत कम बारिश आपकी होती है। अच्छा, इसके अलावा जो आपका अरिका है, अरिका को कहा जाता है आपका प्रेतनगर या घोस्ट टाउन, इसको प्रेतनगर कहते हैं या घोस्ट टाउन इसको कहा जाता है, आप ये ध्यान रखेंगे। अब ये जो आपका अरिका हुआ या अटाकामा मरुस्थल हुआ, इस अटाकामा मरुस्थल में आपके नाइट्रेट के बड़ी मात्रा में आपके वो पाए जाते हैं, आपके भंडार पाए जाते हैं। तो दो चीज़ आप ये ध्यान रखेंगे, चलो यहीं लिख देता हूँ मैं आपका, इस अटाकामा मरुस्थल में आपका पाया जाता है नाइट्रेट भंडार, ठीक है जी, ये अटाकामा मरुस्थल में है। इसके अलावा चिली की अगर बात करें तो चिली तांबे के स्थान में विश्व प्रथम है, तो मैं यहीं पर आपका लिख देता हूं तांबा, तो चिली आपका तांबे के स्थान में विश्व प्रसिद्ध है। और तांबे की चिली में आपकी 3 खान पड़ती हैं, तीनों को आप ध्यान रखेंगे। सबसे फेमस आपकी खान है चुक्की का माटा, चुक्की का माटा। दूसरी आपकी है ला अफ्रीकाना, 2 का मत खाना, इसको अफ्रीका में मत लगाना, ला अफ्रीकाना। और तीसरी आपकी है अल्तेनियत, अल्तेनियत। तो चिली में 3 खाना आपके होंगे, चुक्की का माटा इंपॉर्टेंट खाना है, ला अफ्रीकाना है, और आपकी ये हो गया आपका अल्तेनियत। इसके अलावा चिली अर्जेंटीना सुंदर सड़कों के लिए है, दर्रे हम अर्जेंटीना वाले पोर्शन में देख चुके हैं, आपका अस्फाल्टा दर्रा। अच्छा, इसके अलावा आगे हम बात करेंगे वेनेजुएला कंट्री के बारे में, आप इसको उतारें।
वेनेजुएला। राजधानी उसकी कराकस है, आप सब जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपकी राजधानी बताई गई है। तो देश हमारा है वेनेजुएला। एंड कैपिटल इज कराकस। सबसे पहला पॉइंट तो वही है जो पहले बताया जा चुका। यहाँ पर एक आपकी नदी है ओरोनिको और जिसकी सहायक नदी है कैरो, जिस पर आपका विश्व का सबसे ऊंचा झरना है या जलप्रपात या वाटरफॉल है, जिसका आपका नाम है एंजल जलप्रपात, 979 मीटर ऊंचा। इसके अलावा अगर आप बात करना चाहो तो यहाँ पर एक आपकी झील पड़ती है मराकाइबो झील, वेनेजुएला में मराकाइबो झील। अब ये जो मराकाइबो झील है, यहाँ पर पेट्रोलियम मिलता है और दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिक पेट्रोलियम आपका कहाँ से मिलता है? वेनेजुएला से, वेनेजुएला के भी मराकाइबो झील से। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखेंगे आपकी कराकस जो इसकी राजधानी है, वहाँ पर आपका कोयले के भंडार बड़ी मात्रा में है। कराकस में आपका पाया जाता है कोयला, कराकस कोयला। ठीक जी। इसके अलावा आप और क्या याद रख सकते हैं वेनेजुएला में? वेनेजुएला में आप याद रख सकते हैं, हाँ, घास के मैदान पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है लेनोज घास के मैदान। तो यहाँ आपके लेनोज घास मैदान में है। तो 3-4 पॉइंट आप यहाँ से वेनेजुएला से याद रख सकते हैं। इसके ऊपर कैरिबियन सागर आपको आ जाता है। ठीक, अच्छा, इसको उतारें आगे और देखते हैं और 1-2 कंट्री जिसके बारे में हम देख सकते हैं। भाई बोलीविया और पराग्वे आपके स्थलरुद्ध देश हैं, उसके बारे में हम आपकी चर्चा कर चुके हैं। अच्छा, बोलीविया में एक पॉइंट आप और नोट कर सकते हैं जो है आपका बोलीविया की राजधानी जो आपकी है बोलीविया के बारे में, चलो मैं लिख देता हूँ। एक टिन की खान भी है बोलीविया में, बोलीविया। कैपिटल आपकी लापाज। लापाज के बारे में आपको बताया था विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है, सबसे ऊंची कैपिटल है। कितने मीटर ऊंची है अगर आपसे पूछेगा तो समुद्र तल से 3658 मीटर ऊंची आपकी राजधानी है ना। अच्छा, यहाँ पर एक आपकी टिन की खान पाई जाती है जिसका आपका नाम है पोटेसी खान, टिन की, है ना, और वो आपकी लापाज में है। तो लापाज में टिन की पोटेसी खान है। ठीक, बोलीविया होगा। इसके अलावा और अगर हम देखना चाहें पेरू में आप बात कर सकते हैं, पेरू इंपॉर्टेंट देश है, लास्ट है। इसके अलावा कुछ नहीं बचा इसमें। कैपिटल आप जानते हैं, पेरू की कैपिटल आपकी लीमा है। कंफ्यूजन क्या होता है कि पेरू से भूमध्य रेखा गुजरती है, लेकिन एक्चुअल में पेरू से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, उसके पास से जाती है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब जो पेरू है, पेरू में एक आपकी झील पड़ती है जिस झील का आपका नाम है टीटीकाका झील, टीटीकाका झील पड़ती है, लेक पड़ती है। अब इस टीटीकाका झील की क्या क्वालिटी है? विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, नेविगेशन लेक, सबसे ऊंची नौकागम्य झील। इसके ऊपर नाव नहीं चलाई जाती। तो ये आप ध्यान रखेंगे। टीटीकाका झील आपकी पेरू में है जो कि आपकी विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। इसके अलावा और हम बात करेंगे, इस झील में आपका मत्स्य पालन होता है, मछली का पालन किया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे आपका। इसके अलावा हाँ, अब ये भी ध्यान रखेंगे जो आपकी पेरू, ये आपकी टीटीकाका झील है। ये टीटीकाका झील एक्चुअल में है कहाँ? ये आपकी बोलीविया के पठार के ऊपर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोलीविया के पठार पर है। अब देखो, बोलीविया का जो पठार है वो आपका बोलीविया और पेरू दोनों देशों में फैला है, लेकिन जो टीटीकाका झील है वो है तो बोलीविया के पठार पर, लेकिन बोलीविया देश में ना होकर के आपकी कौन से देश में टीटीकाका झील? पेरू में है। ये आप ये ध्यान रखेंगे। और लास्ट पॉइंट आपका जो दक्षिण अमेरिका का है, जो पेरू है, पेरू में आपका मरुस्थल पड़ता है, उसको हम कहते हैं सेंचुरा मरुस्थल। बस सेंचुरा डेजर्ट आपका इसमें पड़ता है। सेंचुरा मरुस्थल। खैर, तो ये हमारा इतना बड़ा आपका था दक्षिण अमेरिका।
तो प्यारे बच्चों, दक्षिण अमेरिका के बारे में जो भी मुख्य बिंदु हो सकते थे हमारे एग्जाम में आने लायक, मैंने आपको सारे के सारे बताए हैं और कोशिश की है कि कोई पॉइंट आपसे ना छूटे। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम के हिसाब से आपका इनफ है और ये मोर देन इनफ है। चलिए खैर, आप तब तक पढ़ते रहिए, हम अगली वीडियो में मिलते हैं। और इस बार हम कोई अगला सब्जेक्ट शुरू करेंगे, हो सकता है कि कुछ अच्छा सा सब्जेक्ट शुरू करें, या तो बायो या फिर हम हिस्ट्री भी शुरू करेंगे। चलिए खैर, तब तक के लिए पढ़ते रहें और नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे और लगातार पढ़ते रहें। धन्यवाद बच्चों।